आमदेद नाज़रीन, आज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पे तो बात होगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ में कर लेती हूँ। अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के सियासी मंजरनामे के हवाले से है ये, क्योंकि उन्होंने सबूत के साथ जो बातें सामने लेकर आए हैं वो अपने अवाम के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि केपी के सरकारी वसाइल का बेदरिक इस्तेमाल इस पुरअमन एहतजाज में नज़र आया, जिसको पूरा पाकिस्तान 3 दिन से देख रहा है। उन्होंने कहा कि आंसू गैस, शेल चलाने वाली गन, ग्रेनेड इस तमाम एहतजाज में इस्तेमाल की गई है और वो शरपसंद अनासर जो इसमें बदअमनी फैला रहे थे, जो शरंगेज़ी कर रहे थे, उनकी फुटेजेस भी आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने नज़र आ रही होगी। साथ साथ उन्होंने ये बात भी की कि इन तमाम अफराद की शनाख्त की जाएगी जो शरपसंद थे और उनको अंजाम करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। ये पुराना एहतजाज नहीं था जिसमें हमारे जो रेंजर्स हैं उनकी शहादतें हुई, हमारे पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई, हमारे बहुत सारे पुलिस अफसरान एहलकार उनको ज़ख्मी किया गया, फोर्सेस को ज़ख्मी किया गया। उन्होंने कहा कि ये पुरअमन एहतजाज के आड़ में एक जो बदअमनी फैलाई गई है, उन तमाम अफराद के साथ जो इसमें शामिल हैं, किसी के साथ भी किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात किए जाते हैं किसी सियासी जमात के साथ, किसी सियासी लीडर के साथ। लेकिन पीटीआई जो 3 दिन से ये तमाशा कर रही है वो सिर्फ अपने लीडर को छुड़ाने के लिए कर रही है, जो जेल में है और जिनको रिहा करना अदालतों का काम है। उन्होंने साफ साफ पैगाम दे दिया है कि इस हवाले से किसी से भी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन, ये तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सब जानते हैं कि 3 दिन से अवाम जो है जिस कशमकश में मुब्तला है। पीटीआई एक सियासी जमात जो एक ऐसा इनकलाब लाना चाह रही है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की अदूली की गई, जिसमें दफ़ा 144 को हवा में उड़ा दिया गया, जिसमें स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी नजर आई, जिसमें सप्लाई चेन मुतासर हुई, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें कि जो खाम माल था वो नहीं पहुंच सका, जिसमें लोगों की मामूलाते ज़िंदगी मुतासर हुई, जिसमें तालीमी इदारे बंद होते हुए नजर आए, जिसमें हमें क्रिकेट के मैदान में जो रौनकें नजर आ रही थी। नाजरीन, बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है कि श्रीलंकन बोर्ड ने ए टीम को वापस बुला लिया है। तो ये कैसा इनकलाब है भाई, जो अपने मुल्क के लिए अपने अवाम को पस्ती की तरफ लेके जा रहा है। मुल्क जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था उसमें रुकावट बन रहा है। यकीनन इस पर बात होगी। मेरे साथ पैनल जो मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंजीनियर कमल इस्लाम राजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल समद याकूब साहब, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मेरे साथ पीटीआई के मौजूद हैं। ओन शराजी साहब, सीनियर तज़कियाकार मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। समद साहब, आपने भी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो शवाहिद पेश किए हैं, तो हम जो बार बार आपसे सवाल करते हैं ना कि इस क्या एजेंडा था आपका, इस एहतजाज, इस धरने का मकसद क्या था? आप कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज था, आप कहते हैं ये हकीकी आज़ादी के लिए था। भाई ये कैसा इनकलाब था जिसने 3 दिन में तहस नहस कर दिए मामलात सारे? देखें, जब आप एक इतनी बड़ी सियासी हकीकत जो है जिसे आंखें नहीं चुराई जा सकती, इस तरीके से ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है, स्टेट ऑफ डिनाइल में रह के या किसी को आप जिस तरीके से आपने इमरान खान साहब को पॉलिटिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की मगर नहीं कर सके, फिर आप अगर ये चाहते हैं कि जी किसी तरीके से यानी कि एक शख्स को कहते हैं कि जी उनको रिहाई जो है, बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो अदालतों का काम है, तो मुकदमे कौन बना रहा है? वो आपकी एग्जेक्टिव जो है, आए दिन एक मुकदमा, आए दिन एक मुकदमा, तमाम तर मुकदमात में उनको जो है वो बेल हो चुकी है। फिर इस तरीके से तो आप किसी को जो है वो सारी ज़िंदगी जेल में रखें, यानी कि कोई शख्स जो है वो क्या इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है? क्या आप जो है ना आज भी एक मुकदमा आपने कायम कर दिया? इस तरीके से तो इंसान अगले 100 साल में भी जो है वो अपने मुकदमात नहीं लड़ सकता। या और फिर आप ये कहते हैं कि जी कुछ लोगों की हलाकत हो गई है, कुछ लोगों की, देखिए इलेक्शन जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे भी कुछ लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना ठीक होने की वजह से लोग मर जाते हैं। तो अगर एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है पॉलिटिकल राइट है, तो उसमें भी गवर्नमेंट अगर इनको ना तसादम करती, ना रोकती, ना वो करती, तो आज हम जो है आपका ओपिनियन आ गया। लेकिन आपके जवाब में एक मेरा भी जवाब सुन लीजिए कि आपने कहा कि बानी पीटीआई का कद और काट इतना ऊंचा है। तो सर, माजरत के साथ किसी शख्सी कद काट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पाकिस्तान के इमेज की बात हो रही है। पाकिस्तान के आगे किसी का कोई कद काट ऊंचा नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अता तारड़ साहब ने कोई झूठा बयानिया दिया है, तो सर आप ही की केपी की हुकूमत ने
जो आप वजीर ख़जाना की बात कर रही हूँ, केपीके सूबे के वजीर ख़जाना की तरफ से एक डॉक्यूमेंट छाया हुआ था, मैंने अपने प्रोग्राम में खुद चलाया था, जिसमें जो आप लोग अक्टूबर में आए थे इनकलाब लाने के लिए, एहतजाज करने के लिए, उसमें को आपके 53 करोड़ रुपए का बजट दिया था, सरकारी वसाइल से इस्तेमाल किया था, और इसके लिए भी कोई 83 करोड़ की बात हुई थी, जिसमें 23 करोड़ की आप लोगों ने इजाज़त मांगी थी। बहरहाल मैं बात कर लेती हूँ कमर साहब से। कमर साहब, आज का दिन तो बड़ा आम भी रहा, एक तरफ सियासी उखाड़ पिछाड़ देखी हमने, दूसरी तरफ सिफारती हवाले से बड़ा आम दिन रहा। बेलारूस के सदर आज आए थे, बड़ा कामयाब उनका दौरा और मसरूफ तरीन दौरा रहा सर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ रेड जोन तक हमें अच्छा पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान नजर आ रहा था। उससे बाहर के जो मनाजिर थे, धुआं था, जलाओ घिराव था, रुकावटें थी, ये तमाम चीज़ें, आप लोग तो पाकिस्तान का इमेज अच्छा पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सियासी जमात जो है वो अपनी सो कॉल्ड हकीकी आज़ादी के लिए इस पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने पे तुली हुई है। कितना चैलेंजिंग है ये आप लोगों के लिए? देखें, रेड जोन का इमेज तो बिल्कुल पुरसुकून और खूबसूरत था, और जो रेड जोन से बाहर का इमेज था वो भी कोई कम मुतासर कुन नहीं था। वहाँ पे भी कुछ 22 गाड़ियाँ पुलिस की जो कि लोगों के अमन व अमान की फराहमी में इस्तेमाल होती हैं, जराइम की बेखूनी में इस्तेमाल होती हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के फंड से खरीदी गई हैं, वो तबाह हुई। आपने देखा कि रेंजर्स के जो जवान हैं और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, और पूरे जो ये रूट था पूरा 26 नंबर चुंगी से लेकर ये पूरा जो है वो टीयर गैस और धुएं, और टीयर गैस भी अमूमन यकतरफा हुआ करती थी माजी में, कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से चलाई जाती थी, लेकिन इस दफ़ा तो टीयर गैस का भी मुकाबला हुआ, और टीयर गैस वो चली जो सूबा केपी में अमन व अमान के क़याम के लिए खरीदी गई थी, लेकिन सरकारी खजाने से, लेकिन वो दारुल हुकूमत पर हमले में इस्तेमाल हुई। तो ये अगर 80 के लगभग पुलिस के जवान जख्मी हैं, तो ये मंजर भी कोई कम जो है वो रूह अफ़ज़ा और ख़ूबसूरत बिल्कुल नहीं था। और फिर उसके बाद वो जो डी चौक वाला था उसको भी फिर पोल्यूट किया गया, उसे भी आलूदा किया गया, और किन लोगों के ज़रिए कि जो एस्टेब्लिश्ड जराइम पेशा अफराद या गैर मुल्की थे जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी कहने को तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ का आइन इस बात की इजाजत देता है कि आप गैर मुल्कियों को मेंबरशिप दें और उन्हें वर्कर बनाए, उन्हें साथ लेके आए और मुसल्लह हालत में साथ लेके आए? जितने हथियार इस्तेमाल हुए आज, टीयर गैस समेत, गुलेलू समेत, पत्थरों समेत, लाठियों, बड़ी बड़ी लाठियों समेत, उसके मुकाबले में कानून नाफिज करने वाले अदारे जो थे उन्हें दानिस्ता एक पॉलिसी के तहत गैर मुसल्ला रखा गया था, ताकि वो जो मोटिव है, अल्टीरियर मोटिव, लाशें हासिल करने का, मजलूम बनने का, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का जो है वो एक डंडोरा पीटने का, मुल्क अजीज को बदनाम करने का, ताकि उसका तदारुक किया जा सके। तो बुनियादी तौर पर तो ये वजह थी, वरना वही बात है कि माजी में हमेशा जब भी रियासत को खतरा लाहक हुआ, किसी अदारे पे हमला हुआ, तो जाहिर है उसका जो आखिरी उसका इलाज था वो तो फिर फायर आर्म्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फायर आर्म्स ना होने की वजह से आज पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को इतनी कुर्बानी देनी पड़ी। ठीक है ओन साहब, माजी में भी दीगर सियासी जमातों ने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, मजहबी जमातों ने लॉन्ग मार्च किया। क्या हमने कभी पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब देखा है कि एक सूबा दूसरे विफाक पर आकर एक शहर पर, एक शाहरा पर कब्जा करना चाहता है और एक ऐसा इनकलाब लाना चाहता है, एक ऐसे वक्त में लाना चाहता है जब मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा हो, जब गैर मुल्की दौरे तवातुर के साथ हो रहे हो, जब पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जा रहा हो? हमने कभी माजी में ऐसी सियासी जमातों को इनकलाब करते हुए देखा है? शाज़िया, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, इन्होंने जो तावीलात दी हैं, मैं तो सुन के हैरान रह गया हूँ कि किसी सियासी जमात के लोग इस तरह की तावीलात भी दे सकते हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हो सकता है उनके अपने ही लोग हों। तो भाई, अगर अपने लोग होते, उनकी CCTV फुटेज दिखा रहे होते, उनके बारे में उनकी डिटेल लेके आ रहे होते, उनके बारे में ये कह रहे होते कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अपने लोग तो छुप छुपा के काम करते हैं ना, ये तो वो वाजे तौर पे उन लोगों को सामने लेके आ रहे हैं।
और फिर दूसरी बात, इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि जनाब जब इस तरह का एक सिलसिला होता है, नांग मार्च हो रहा होता है, तो उसमें 2-4 बंदे मर जाते हैं, वो पुलिस वाले उस जाके उस बच्चियों से पूछे ना जिनका बाप फौत हुआ है, इन रेंजर वाले इस जवान की जाके माँ से पूछे, उस माँ को कदर होगी। और आप ये कह रहे हैं कितनी आसानी से कह दिया आपने कि जनाब क्या हो गया, क्या फर्क पड़ जाता है, 2-4 मर जाते हैं, पहले भी मर जाते हैं। तो सर ये रवैया आपको बदलना होगा। ये जिस अंदाज में आप मतलब यार कितना सख्त सीना होना चाहिए, कितना जिगरा होना चाहिए ये कहने के लिए मर गए तो ठीक हो गया, इस तरह तो मरते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वालों को दोबारा थोड़ा रीथिंक करना चाहिए। देखिए आपके पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, आप केपी से आ रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद का जो शहरी रह रहा है ना, उसका राइट यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पे है, उसने यहाँ पे बच्चे स्कूल में भेजने होते हैं, उसने बच्चों को अपने कोई बीमार होता है अस्पताल लेके जाना होता है, उसने ऑफिस जाना होता है, उसके अपने काम होते हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं केपी से, आपके घर भी खुले हैं, आपके रास्ते भी खुले हैं, आपके स्कूल भी खुले हैं, आपके अस्पताल भी खुले हैं, आपके ऑफिस भी खुले हैं, और यहाँ पे आप आके सरकारी वसाइल से, ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये तो एक सूबा जो है ये वफाक के सामने खड़ा है ना। अगर दूसरे मायनों में देखें 52% है पंजाब, और तहरीक इंसाफ कितनी, पंजाब से तहरीक इंसाफ के कितने लोग निकले? मैं आज सारा दिन रोड पे रहा, 10,000 लोग भी पंजाब से नहीं आए। तो मुझे ये बताएं कि ये तहरीक इंसाफ का नहीं, बल्कि उसके साथ साथ यकीनी तौर पे मैं जमान पार्क कवर करने गया था, यहाँ से लाहौर गया था जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ वहाँ पे थे, वहाँ पे मैंने खुद अफगानियों के इंटरव्यूज़ किए, और मैंने अफगानियों के इंटरव्यूज़ अपने सोशल मीडिया पे लगाए भी थे। और जो अभी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मैंने आज दिन को 0 पॉइंट में गया हूँ, ऐसे शेल्स जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के दोस्त कह रहे हैं, ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखाई हैं जो पुलिस वालों पे फायर की गई हैं, और ये चीज़ें मैंने खुद वहाँ से रिपोर्ट की हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सियासी इख्तिलाफात को सियासी इख्तिलाफात तक रखना चाहिए, ये इस अंदाज में नहीं करना चाहिए कि जी किसी की जान चली जाए। क्या वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो रेंजर के जवान नहीं खड़े थे, वो किसकी हिफाजत के लिए मौजूद थे? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें रिलैक्स होना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस अंदाज में आप दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो फेस रख रहे हैं, ए टीम जो है श्रीलंका की वो वापस जा रही है, तो उससे क्या फायदा आपको मिला है? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें, सोचें कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से क्रॉस करने वाला था, और एकदम आपने ये जो एक आप ये कहें कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, आप ये कहते हैं कि जैसे रिमांड में पहले मौसूफ थे और ये कहा गया था कि गुड टू सी यू, ये गुड टू सी यू वाला आप वही चीजें मांगते हैं, वो चीजें आप नहीं मिलने वाली। आप कानून आइन को उसका रास्ता बनाने दें, और ये कोई आपके साथ अनोखा नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं जी केसेस बन जाते हैं, आप रेंजर वाले को मारेंगे, उसको शहीद करेंगे, आप पुलिस वाले को शहीद करेंगे तो रियासत आपके खिलाफ एफआईआर। सर दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज हमने देखा जिसमें किसी एक अमलाक को नुकसान नहीं होता। समद साहब, अब यहाँ पे आप वही बात आ गई है कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मरे या 10 मरे, एक शहीद हो या 10 शहीद हो, आपका टारगेट तो मुझे मतलब दुनिया को यही नजर आ रहा है ना कि शायद बदअमनी फैलाना है। वो फोर्सेस जो बॉर्डर पर भी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, वो फोर्सेस यहाँ मुल्क के अंदर भी जाने दे रही है, और किस लिए जान दे रही है? सियासी इक़्तिदार की हविस के लिए। सर बारी आप लोगों की भी आनी है, जो आप आज रिवायत कायम कर रहे हैं वो कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी को, और फिर एक ऐसी पार्टी के जिसको आप माइनस करके गवर्नेबल स्टेट कायम नहीं कर सकते। आपकी स्टेट जो है वो अनगवर्नेबल है। अभी रियासत जो होती है वो अवाम के लिए होती है, ना कि अवाम रियासत के लिए होती है। मैं आपसे बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी को डिनाइल में रख के आप ना तो ये रियासत बचा सकते हैं ना सियासत बचा सकते हैं। आपने ये सारा कुछ करके देख लिया है। मैंने आपसे कहा कि आपने वो आपकी जो ख्वाबों में रियासत, देखें रियासत क्या होती है, रियासत की डेफिनेशन क्या है, रियासत का आइडिया किसने दिया था? ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है वो जाके पढ़ें कि किस तरीके से जो है वो एक रियासत का आइडिया दिया गया है। ये आइन क्या होता है? ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें मेरे बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर आप मेरे आपका बुनियादी हकूक जो है ना वो एहतजाज था, नहीं उसमें बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट नहीं। सर देखिए मेरी बात सुने समझ साहब, बंद कर दें। सर हमारे आइन में जमहूरियत के रोशनी में हर सियासी जमात को एहतजाज का हक है, लेकिन बात वही आ जाती है पुरअमन एहतजाज का।
अगर लेकिन आपको किस हुकूमत, देखिए आइन के एक मिनट तहत मेरी जो बात है- सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। अगर हुकूमत आपको ऑफर कर रही थी कि जी आप किसी मुतबादिल जगह पर चले जाएं, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, आप कर लेते, लेकिन आप लोगों ने आना डी चौक पे था, आप लोगों ने आके यहाँ पे जलाओ घिराव करना था, आप लोगों ने आके यहाँ पे कंटेनर पे चढ़ के रेड जोन में दाखिल होने की मुझे कोशिश आप सिर्फ करना एक था, बात का जहां जवाब पर जहां पर एक हमारे गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, जहां पर डिप्लोमेट एनक्लेव में बहुत सारी एम्बेसीज हैं। मतलब ये तो पुरअमन एहतजाज नहीं हो। कमर साहब जो बात की समद साहब ने कि जी हमारा जो हमें पहले इतना टॉर्चर किया गया, हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमारे वर्कर्स को उठाया गया है, लेकिन मैंने तो इस बार ये देखा, ये इस एहतजाज की बात करी 2-3 दिन में, कि पुलिस का रवैया तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, बार बार ये जरूर कहा गया कि अगर आप रिट को चैलेंज करेंगे रियासत की तो फिर आपसे निपटा जाएगा, लेकिन सब्र का मुजाहरा किया। लेकिन उस बात का जवाब आप दे दें जो समद साहब ने की। जी बिल्कुल, मैं इस समद साहब की इस बात से बड़े अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा कि जब इब्तदा हुई, आप देखें कि पहली 2-3 इंडिकेटर्स देख लें कि आखिरी दफा है, कफन पहन के जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, वहीं कब्रें बनेंगी, घर वालों से मिल के जाएंगे, तो ये उस पुरतशद्दद जो इंक्लिनेशन थी उसकी निशानदेही करती थी, पहली बात। दूसरी, अगर माजी का कंडक्ट देखें, 2016 में देखें कि यहाँ पर कब्रें बाकायदा खोदी गई, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे और पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया गया, पीटीवी के साथ, नेशनल अदारे के साथ क्या सलूक किया गया। फिर दूसरी दफा टाइमिंग भी देख लें कि जब शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तब उसे सबोटाइज करने के लिए ये किया गया। फिर इस दफा भी जब एक ऐसे मुल्क का, अहम मुल्क के न सिर्फ सदर बल्कि उनकी कोई निस्फ से जायद काबीना, 6 से जायद तो वजीर थे और उसके अलावा कोई 38 बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े अदारों के सरबराह, 48 दर्जनों के हिसाब से आज के दिन जब एग्रीमेंट साइन हो रहे थे इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, उसी वक्त जो है वो दारुल हुकूमत पे हमला हो रहा था और उसी टाइमिंग का इंतखाब किया गया। फिर मुज़ाकरात की आप शराइत देख लें कि ये तो वो शर्त हुई कि जब यानी एक शख्स कहे कि मैं इससे मुज़ाकरात जिंदा से नहीं करूंगा, ये जब मर जाएगा तो फिर करूंगा, तो फिर उससे मुज़ाकरात क्या करने। अब उनकी शराइत तीनों देख लें, क्या वो शराइत मुज़ाकरात के टेबल पे गुफ्तगू करने वाली हैं कि रहाई दिलाई जाएगी, रहाई तो अदालत देगी। अब वो मुज़ाकरात पे फर्ज किया फैसला हो भी जाता है तो गवर्नमेंट तो हेल्पलेस है। फिर इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम, क्या मुज़ाकरात के जरिए वो विड्रॉ होगी? वो तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसका एक ले डाउन प्रोसीजर है और 2/3 अक्सरियत से ही। फिर तीसरी उससे भी कि जी ये हुकूमत नहीं होगी तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। भाई जब आपको आपके बकौल आपके बकौल यानी या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया करेगा जब कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत घर चली जाए, तो फिर आप मुज़ाकरात किससे करेंगे? और ये 3 प्री रेक्विजिट्स थी, वो बुनियादी शराइत थी कि ये पूरी करेंगे तो हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे। तो अब ये सारी अगर इन एटीट्यूड को देखें तो इसका मकसद एक ही था कि खून बहाया जाए, लाशें गिराई जाए। और मुझे लगता है ओन साहब के ये जो पीटीआई का जो एहतजाज करने वाले अफराद हैं या जो पूरा इनका एक मॉप है या इनके जो अभी इसको कायदीन इनके साथ हैं, वो शायद जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है उसको बड़ा ईजी ले रहे हैं, क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि भाई सब्र से काम ले रहे हैं। बार बार वज़ीर दाखिला साहब ने भी बात की, वज़ीर इत्तलात साहब ने भी बात की कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन वो जो मकसद लेकर आए कि लाशें गिराना है वो हम नहीं होने देंगे। अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि मुज़ाकरात, और एक और बात उसको भी ऐड कर लीजिएगा, जब याद होगा आपको अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने कहा था कि जी बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे तो पावरफुल लोगों से करेंगे। अब भाई पावरफुल लोग तो करना नहीं चाह रहे हैं, वो कहते हैं हमें किसी चीज़ में घसीटा ना जाए। बात तो आपको बहरहाल करनी होगी, लेकिन हुकूमत अब करने को तैयार नहीं है। देखिए शाजिया, पहले तो समद साहब को ये याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की मसनद पे थे तो वो कहा करते थे ये कौन सा एहतजाज है जिसमें रोड ब्लॉक करते। बहुत स्टेटमेंट है सर, दिखाने बैठे तो 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। थोड़ा सा ना माजी भी याद करा दूं ना इन्हें, जो है वो इंसानी हकूक और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एकदम जो है वो नज़र आनी शुरू होगी। और 4.25 साल तक हमने देखा कि जब राना सनाउल्लाह को कैद किया गया तो उनकी बैरक में जो है वो तपाई जहां वो लेटते थे वहां पे चीनी फेंक दी जाती थी।
तो वो चीजें जो है वो सर एक और चीज आपको याद होगा दफा 144 लगती थी और जब ये हुकूमत में थी पीटीआई तो कहते थे बानी पीटीआई कि भाई जो कुर्सी लगाएगा जलसे में उसको भी अंदर करो नहीं, जेल जो में। देगा कुर्सी, जो कुर्सी जी, जी, देगा जी, उसको जी। भी। और बशीर मेमन साहब हमें ये बताते रहे कि जनाब जो साबिक डीजी FIA थे कि मुझे बुला के बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते थे कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का केस करना है। ये देखे ये इनका रवैया था। और मरियम नवाज अपने बाप से मिलने के लिए मुलाकात के लिए जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर इन्हीं के दौर में जो सर है एफए ड्रीम केस है, हीरोइन केस है, कितने केसेस आप क्या क्या जी। वजाहत करें और क्या क्या ना करें। और जिस अंदाज में ये कह रहे हैं फिर अभी जो सूरत नहीं तो आप मान जाए ना कि इंतकामी कार्रवाई अभी कर रहे हो। अभी अगर आप ये अभी कहते आप हैं मान फिर इंतकामी कार्रवाई अच्छा करिए। आप पहले ये माने आपने कार्रवाइयां जो है वो इलीगल की, पहले आप माने, देखें आप माने बुनियादी मेरी टर्न है ना, सिर्फ इतना जवाब दे दे फिर अपनी टर्न। सर बानी पीटीआई पे जितने भी केसेस हैं ना, जो देखिए जितने भी मैंने कहा केसेस काबे वाली घड़ी बेची। देखें अब सर वही आ ये जाता है इंतकामी कार्रवाई किसी हुकूमत ने कौन सी कर दी है भाई? सरबराह ने कहा कि जो आपको ज्यूरी सेट मिले। अभी भी आज 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर गए तो 28 सितंबर और उसके ऊपर गए ना 9 मई के। शाजिया 2014 से देख लें, 2014 से ये हकीकी आज़ादी ढूंढ रहे हैं, पौने 4 साल ये हुकूमत में भी रहे। 2014 में क्या हो रहा था, यहाँ पे चाइनीज जो है हेड ऑफ स्टेट आ रहे थे और उनको इन्होंने रोका हुआ था, 126 दिन का ये धरना कर रहे थे। और अब ये क्या कर रहे हैं, ये 10 साल बाद भी वहीं पे खड़े हैं। ये नहीं चाहते कि ये रियासत, ये मुल्क आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है अब अगर आप जिस तरह की आप पोर्ट्रे कर रहे हैं और आप इसराइल पे बात नहीं करते कि वो गजा में क्या कर रहे हैं, आप फिलिस्तीन की बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में आप ये शो करवा रहे हैं जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो वो पाकिस्तान में हो रही हैं। जैसे जी समझ साहब, देखें जो मुकदमे हैं, जो ये फेक किस्म के जो एलिगेशंस हैं, उनको अदालतों ने साइफर से लेके सारों को उड़ा के रख दिया हुआ है। अब सारे मुकदमों को उड़ा के सर कुछ मुकदमात में जमानत है, कुछ में केसेस चल रहे हैं सर। अगर वो ट्रायल चल रहा है तो वो उनका फेट भी डिसाइड हो जाएगा। तो सर बहुत सारी चीजों में तो उन्होंने कहा, आप लोगों ने कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए ना सर। देखें बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर आप अगेन मैंने आपसे कहा कि दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ कि एक सियासी लीडर के ऊपर जो है ना आपने 200 मुकदमे कायम किए हों। और ये बात सियासी लीडर अपनी हरकतें भी देखें इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात यानी कि इसको रिकग्नाइज किया है कि एक साबिका वज़ीर आज़म को तो 2 दिन के अंदर तमाम मुकदमात में जो है ना वो प्लेट में ज़मानतें रख के दी जा रही हों। ये इम्बैलेंस के तौर पे कि जी आप इतने पार्शल इलेक्शंस के जनाब एक को तो आप रिलीफ दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर आप 3 सज़ाएं उनको जो है ना वो दे रहे हैं। सर लास्ट तो बता दीजिए अब आप लोगों का मकसद क्या है? अब जो बुशरा बीबी कह रही है वो होगा या आपके पीटीआई के तर्जुमान सैफ साहब कह रहे हैं वो होगा? क्योंकि दोनों के बयानात मुतनाज़ा हैं। देखें पहली बात तो ये कि बुशरा बीबी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं करती। उनकी जितनी भी स्ट्रगल है वो अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए है। तो लिहाजा जो हमारा अच्छा पॉलिटिकल एजेंडा तो है जब वो कल तो मुतबादिल जगह की बात आ रही थी और ये भी खबरें आ रही थी कि जी बुशरा बीबी नहीं मान रही, वो जिद पकड़ के बैठ चुके हैं कि डी चौक आना है, तो वो किस हैसियत में ये बात कर रही आपके लिए ये बात बड़े हैरत की होगी कि ये एक पार्टी का मुतालबा नहीं है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये एक सिविल सोसाइटी का सर तर्जुमान केपी के तर्जुमान का अभी कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है कि हम चाह रहे थे कि मुतबादिल जगह पर हम एहतजाज करें लेकिन बुशरा बीबी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। आप ही की पार्टी की तर्जुमान है भाई। देखें ये सिर्फ पीटीआई का एहतजाज नहीं है, ये इसमें शरीक जो है वो किसका एहतजाज है मुझे बता। नहीं एक मिनट, इमरान खान की रिहाई के लिए और ये केपीके के अलावा कौन लोग हैं यहाँ पर ये बता दें मुझे। पाकिस्तान से सुबैयत की को हवा ना दें, सुबैयत की उसमें ना जाएं। जब लोग नहीं आएंगे तो अकायद पे बात करें तो सुबैयत होगी। मेजॉरिटी ऑफ द इवन पीएमएलएन वर्कर भी ये चाहता है कि इमरान खान सर पंजाब से कोई उठ के नहीं आया यहाँ पे धावा बोलने के लिए, सिर्फ केपीके से आए, सिंध से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से कोई नहीं आया सर। देखें और बुशरा बीबी, अगर बुशरा बीबी को इतना ही था तो पंजाब से निकलवाते ना, वो केपीके से क्यों निकाल रही है? हमें एहतजाज डी चौक पे और दुनिया भर की पार्लियामेंट के सामने अच्छा सर एक सवाल का जवाब पार्लियामेंट समझ साहब कह रहे हैं बुशरा बीबी की कोई सियासी हैसियत नहीं है तहरीक इंसाफ में, तो वो एमएनएज और एमपीएस को सामने बिठा 10,000 और 5,000 बंदे लेकर मैंने आपको टिकट नहीं मिलेगा, ले आना है, तुमने 10,000 ले आने हैं, तुम ना लेके आए और सूबाई वज़रा को कह रही थी तुम ना लेके आए तो टिकट नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह जिसकी सियासी हैसियत ना हो वो धमका सकते हैं। तो जाहिर बात है कि ज्यादा सपोर्टर जो इमरान खान का है वो पीटीआई का, और पीटीआई के सपोर्टर्स को ही कहेंगे ना लाने के लिए। और अगर उन्होंने कह दिया, लेकिन दावत जो थी वो एक जनरल दावत है, उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए दावत है कि आएँ। और एक यानी कि आप क्या समझते हैं कि अगर भुट्टो को फांसी हुई है तो क्या सिर्फ उसकी मजम्मत जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है?
या सर आप एक बात, इस तरह एक की अगर सवाल जो शायद आपको चुभेगा भी सर, और शायद हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि चलें पूरी आवाम से वो कह रही है निकलने के लिए। मुझे पता है पंजाब से उनकी फैमिली में से कौन आया। आप किस देखें, अगर उनकी फैमिली में से क्या मतलब, अगर उनके क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? जब एक आम आदमी को कहा जा रहा है कि आप आए, बच्चों को कहा जा रहा है, नौजवानों को जो हमारे मुस्तकबिल है उनको कहा जा रहा है कि आप आए, इस एहतजाज में शामिल है, तो आपके अपने बेटे को भी आना चाहिए। क्लब नहीं है कि जिसमें मखसूस लोगों को जो है ना इनविटेशन भेजा जाएगा। इसमें एक लोगों के बच्चों को आप मरवा रहे हैं, लोगों के बच्चों को फोर्सेस के सामने खड़ा कर रहे हैं। किसी के बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे जो है वो लाहौर में बैठे हैं। सर समझ साहब, यहाँ पे सवाल सिर्फ मेरा और आपकी जातियात का नहीं है, यहाँ सवाल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है, मुल्क की खुशहाली का है। तो खुदारा ये हक व बातिल की जंग नहीं है। हक व बातिल में ऐसा नहीं होता कि एक सुबह आके विफाक पर चढ़ाई कर देता है और 3 दिन से जिंदगी अवाम की मफलूज कर देता है। खुदारा इस पे आप लोग थोड़ा रिव्यू करें, अपनी स्ट्रैटेजी पे रिव्यू। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया, ओन साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं, समर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, कमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पे बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कुछ सफारती हवाले से भी ख़बर शाया कर लेते हैं। गो के आज का दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, लेकिन हमने ये देखा कि सफारती महाज पर एक और अच्छी खबर के बेलारूस के सदर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, 3 रोज़ा दौरे पर। बड़ा अहम मसरूफ़ दिन गुजरा है। साथ साथ 15 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं और अब से कुछ देर कबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बेलारूसी सदर और उनके वक्त के एजाज़ में इशाया भी दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राजा कामरान, इकोनॉमिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें वक्त दिया। कामरान, वालेकुम सलाम। कामरान, किस तरह देख रहे हैं आप बेलारूसी वफ्द की, और जो आज 15 मुफाहमती यादाश्त हुए हैं? गो के SCO मेंबर बना था जब बेलारूस, अभी हमारे पाकिस्तान में जब इजलास हुआ था इसका और पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट भी किया था, तो एक ताल्लुकात तो हमें पहले से ही मजबूत होते हुए नजर आ रहे थे। जी देखिए, बेलारूस के पाकिस्तान की जो ताल्लुकात की हिस्ट्री है वो सोवियत यूनियन की जो टूटना था उससे शुरू हुई थी। 1991 में पाकिस्तान ने, जब बेलारूस ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तो पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले अव्वलीन मुल्कों में था। फिर 1992 में आके 94 में आके जो है पाकिस्तान और बेलारूस के सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। उसके बाद ताल्लुकात में कोई पेशरफ ज्यादा ना हो सकी। फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत आई थी तो उसमें ये ताल्लुकात हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। अगर हम बात करें कि साल 2013, 14, 15 में हमें ये भी देखा कि 2015 में पाकिस्तानी वफद भी गया और बेलारूस के भी कई वफूद पाकिस्तान आए और दोनों तरफ से जो है बहुत गर्मजोशी का और ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर 2018 के बाद ये सिलसिला ऐसा रुका कि अब जाकर जब SCO के रुकन बेलारूस बना तो पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की और अब जाके जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है बेलारूस के दोबारा मुस्तहकम हुए हैं। उनमें जो सिफारती गर्मजोशी है वो देखने में आ रही है। ये सिफारती गर्मजोशी एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा सिफारती गर्मजोशी है। इसके साथ साथ बेलारूस जो है पाकिस्तान में जो अपनी तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बहुत हद तक अहमियत दे रहा है। ये जो वफ्द आया इससे पहले जो वफ्द, ठीक है। और आप किस तरह देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 2-3 माह से बड़ा ही सिफारती जो ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ बड़े अच्छे हमारे जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा मलेशियन जो आए थे, हेड ऑफ स्टेट आया, उनसे मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उनसे मुलाकात हुई। फिर सऊदी वफ्द आया, बहुत हैवी ड्यूटी उनकी भी डेलीगेशन था। उसके बाद SCO का जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अब ये दोबारा बेलारूसी सदर आए वफ्द के साथ, ये तमाम कामयाबी देख रहे हैं आप? पहले तो शादिया देखें कि हमारे दुश्मन ये क्लेम करते थे कि पाकिस्तान आलमी सतह पे सफारती तौर पे तनहा हो गया है। हाँ, तो पिछले 4 माह का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एक जो 4.25 साल हुकूमत रही, उसके 4.25 साल में इतना पाकिस्तान सफारती तरज पे खुल के सामने नहीं आया जितना पिछले 4 माह के दौरान आया है। अब हम ज़रा थोड़ा सा बेलारूस को जो है वो फोकस करें। तो बेलारूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा हमारी ट्रेड नहीं है बेलारूस के साथ। $5 करोड़ की ट्रेड है, जिसमें $3.5 करोड़ जो है हम बरामद करते हैं बेलारूस से चीज़ें और $1.5 करोड़ की हम बरामद करते हैं। बेलारूस की कुल आबादी जो है देखने
वालों के लिए बताता चलूँ, ये 91 लाख है और 2 लाख से मुरबा किलोमीटर इसका जो है वो रकबा है, कुछ ज़ायद है 2 लाख से। यानी आप ये समझ लें आसानी के लिए कि पंजाब जितना ये मुल्क है, जितना हमारा सूबा पंजाब है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। रशिया से इसने जब सोवियत यूनियन था तो वहाँ से ये अलग हुआ और अब भी जो है रशिया के साथ यूक्रेन वार जो है उसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहा है बेलारूस, और इसी वजह से जो यूएस है और यूरोपीय यूनियन है उसने पाबंदियां लगा रखी हैं। तो इन पाबंदियों की वजह से बेलारूस भी दीगर मंडियां तलाश कर रहा है और पाकिस्तान भी इकानमी को जो है वो प्रायोरिटी बनाए हुए है। तो इस हवाले से दोनों की जो आपस में इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी हद तक सेम हो गए हैं। और जैसे पहले कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ ने 2015 में बेलारूस का दौरा किया था, फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेलारूस की जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो प्रोडक्ट है ट्रैक्टर जो पाकिस्तान की ज़राअत में बुनियादी एक उनसर है, बेलारूस का वो इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान से जो बेलारूस को सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है वो अनसिला कपड़ा है। तो आने वाले दिनों में ये जो 15 मुआहदे हुए हैं, MOUs हुए हैं, इनमें बेलारूस ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत और तिजारत दोनों में अपने ताल्लुकात को वसअत दे, और ये कहा गया कि कम से कम जो बाहरी तिजारत है इसको कामरान साहब आप किस तरह देख रहे हैं इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, जिस तरह बड़ी डिटेल में ऑन साहब बता चुके हैं, हमें और कौन कौन सी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने पे तवज्जो देनी चाहिए बेलारूस के साथ? देखिए बेलारूस जो है एक अहम मुल्क है, उसकी पास जो है रूस की बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो रूस ने वहां पे ट्रांसफर की थी और रूस के साथ मिलकर उस काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। टेक्सटाइल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताउन कर सकता है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ जो है फूड सिक्योरिटी पे काम कर सकता है। जो एग्रीकल्चर मशीनरी है वो बेलारूस में बहुत अच्छी बनती है और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पाकिस्तान लाई जा सकती है। इस तरह से पाकिस्तान जो ग़िज़ाई अजनास में है बेलारूस को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त जो फूड सिक्योरिटी है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। रूस और यूक्रेन जंग में भी सबसे जो बड़ी कैजुअलिटी थी वो फूड सिक्योरिटी थी, क्योंकि यूक्रेन दुनिया में गंदम सप्लाई करने वाला एक बड़ा मुल्क था। तो उसके बाद फूड सिक्योरिटी के बाद अब लोगों ने फूड सिक्योरिटी के नए पॉकेट्स तलाश करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान एग्रीकल्चर में बेलारूस के साथ ताउन करके ये फूड सिक्योरिटी हासिल कर सकता है। इसके अलावा बेलारूस के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसमें सबसे अहम बात जो मेरी नजर में ये है कि पाकिस्तान जो रूस और उसके इर्द गिर्द के मुमालिक हैं जो रूस पर डिपेंडेंट है उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को दिन ब दिन मजीद गहरा करता चला जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में जो पुरअमन बकाए बाहमी पर है उसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। ना पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे यूरोप की तरफ टिल्ट है, ना पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अमेरिका की तरफ, अमेरिका के उसमें पोल में मौजूद है, उसके पोलर में मौजूद है, ना पाकिस्तान रूस और चीन के। नहीं, पाकिस्तान ने अपनी जो खारजा पॉलिसी है, अपनी जो इक़्तिसादी पॉलिसी है, अपनी जो आलमी ट्रेड की पॉलिसी है, उसको एक तवाज़ुन में लाने की ये एक कोशिश नजर आ रही है। मगर जो इससे पहले ऑन साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता जब से हुकूमत आई है उसमें पाकिस्तान ने तेजी से जो अपना सिफारती ग्राफ है उसको बेहतर किया है। पाकिस्तान लेकिन कामरान एक चीज अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस तरह गैर मुल्की सफारतकारी जो सफारतकारी की जा रही है और गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है वो काबिल सत्ताइश है। बड़ा भरोसा हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जा रहा है, लेकिन बीइंग अ इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इस काविशों को कितना डैमेज कर रही है? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने बेलारूस के सदर के दौरे को और जो हमारे पूरी जो नफ्स पे छाया हुआ है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम, इसको बिल्कुल बताया है कि वो इससे बिल्कुल परेशान नहीं है। एक अहम दौरा हो रहा है, एक बड़ा दौरा हो रहा है, एक बहुत बड़ा वक्त आया हुआ है और डी चौक में अगर आकर मुजाहिरीन भी मुजाहिरा कर रहे हैं तो हुकूमत उससे परेशान नहीं है। वो उनको अपने कॉन्फिडेंस है कि इन मुजाहिरीन से जो है निमट लिया जाएगा, इनसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी निमट लेंगी, इनसे सियासी तौर पर निमट लिया जाएगा। मगर पाकिस्तान अपनी जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट है उसको अहमियत दे रहा है और उसको जो है अपने आप को कहीं पर भी लूज नहीं होने दे रहा। अगर बेलारूस का यही दौरा इस मुजाहिरे की वजह से कैंसिल कर दिया जाता
तो फिर पाकिस्तान के लिए एक वजरा होता, मगर जी। बेलारूस के सदर भी तमाम से ऐसी सूरत हाल में आए हैं और पाकिस्तान ने उनको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया है जी। और बहुत अच्छे तरीके से जो है तमाम मुआहदात हुए। तो इससे लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस ठीक। सियासी जो अदम इस्तेहकाम, जो तनाव सड़कों पर है, उससे हुकूमत परेशान नजर नहीं आ रही। ठीक है राजा कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। ऑन आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बड़ी अच्छी बात की कि जो बेलारूसी सदर का जो दौरा है वो नहायत अहमियत का हामिल है। वो हमारे किसी जमात के मेहमान नहीं है बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के मेहमान है। तो तमाम सियासी जमातों को ये दो सोचते हुए और ख़ास तौर पे PTI को सोचते हुए जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।